हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 12 के सब्जेक्ट रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 11, जो कि आपका है एल्कोहल, फिनाल एंड ईथर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका है एथिल अल्कोहल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH के निर्माण की औद्योगिक विधि। तो आपको हेडिंग है एथिल अल्कोहल के निर्माण की औद्योगिक विधि। इसका जो तुम्हारा रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH, और इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनॉल, क्योंकि एथिल अल्कोहल है। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको मेथिल अल्कोहल के निर्माण की रासायनिक विधियां और मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुणों को पढ़ाया था। तो जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस चैनल पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। तो आज का टॉपिक है आपका एथिल अल्कोहल के निर्माण की औद्योगिक विधि। तो आपको लिखना है एथिल अल्कोहल के निर्माण की औद्योगिक विधि निम्न दो प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है तुम्हारी सीरे से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना, और नंबर 2 होती है स्टार्च से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना। तो आपकी दो विधियां हो गई, एक हो गई सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण, दूसरी विधि है स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ये दोनों विधियां ही तुम्हारे एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो आज देखते हैं सबसे पहली हेडिंग, सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण हम किस प्रकार करते हैं। मतलब कि अगर हमारे पास सीरा है तो उसके द्वारा हम एथिल अल्कोहल किस प्रकार प्राप्त करेंगे। तो आपकी हेडिंग है सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण। इसमें आपको लिखना है सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए सर्वप्रथम गन्ने के रस को लेकर उसका क्रिस्टलन करके उससे शर्करा को पृथक कर देते हैं। मतलब कि हमको क्या करना है, गन्ने का रस सबसे पहले लेना है, फिर उसका हमको क्रिस्टलन करना है यानी क्रिस्टलाइजेशन करना है। उससे हम जो शर्करा होती है, मतलब हमारी जो चीनी होती है, उसको हम अलग कर देते हैं, और बचे गाढ़े लाल रंग के द्रव को सीरा कहते हैं। मतलब हम चीनी को जब अलग कर देंगे तो हमारे पास एक बचेगा गाढ़ा लाल रंग का एक द्रव बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सीरा कहते हैं। इस सीरे में लगभग 30% सुक्रोज शर्करा होती है। मतलब सुक्रोज मतलब चीनी वाली शर्करा अभी भी इसमें होती है। महात्मा जो सीरा बचा लाल रंग का, उसमें भी अभी 30% सुक्रोज शर्करा होती है। अतः इस प्रकार प्राप्त सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। मतलब हमारे पास जो 30% सुक्रोज शर्करा मिल गई, इसके द्वारा हम जो एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं वो निम्न प्रकार से करते हैं, मतलब निम्न पदों में करते हैं। नंबर 1 है इसकी हेडिंग सीरे से तनुकरण। मतलब जो हमारे पास सीरा मिला है उसका हम तनुकरण कहते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे पास जो सीरा प्राप्त होता है ये सांद्र होता है, मतलब बहुत ही गाढ़ा होता है, तो इसको हम तनु करते हैं। मतलब इसमें जल मिला करके तनु करते हैं। तो इसमें आपको लिखना है सीरे का तनुकरण, हेडिंग डालना है। इसमें लिखना है इस प्रकार 30% सांद्रता वाले सीरे को जल द्वारा तनु करके उसमें उपस्थित शर्करा की सांद्रता को लगभग 8 से 10% कर देते हैं। मतलब जो 30% सांद्रता थी उसमें हमको जल मिला करके सांद्रता को 8 से 10% कर देना है। इसके लिए 1 लीटर सीरे में लगभग 5 लीटर जल मिलाते हैं। मतलब इसका एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये इसको आपको याद रखना है कि 1 लीटर अगर तुम्हारे पास सीरा है तो उसमें 5 लीटर जल मिलाएंगे। जब जो हमारे शर्करा की परसेंट हो, जो कि 30% सांद्रता, वो हो जाएगी 8 से 10% हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 1 लीटर सीरे में लगभग 5 लीटर जल मिलाते हैं। फिर विलयन में थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या तुम्हारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर अम्लीय करते हैं। मतलब हमारे पास जो पहले 5 लीटर हमने जल मिला लिया, फिर हमको क्या करते हैं, विलयन में थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे, उसको हम अम्लीय कर लेते हैं ताकि इसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाए। मतलब कि तुम्हारा जो सीरा होगा तो उसमें कुछ तुम्हारे जीवाणु होंगे वो तुम्हारे नष्ट हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं H2SO4 मिला लेते हैं। और अम्लीय माध्यम में जीवाणुओं की वृद्धि न हो। अब ये भी एक कंडीशन होती है कि अम्लीय माध्यम में तुम्हारे जो जीवाणु होते हैं उनकी कभी भी वृद्धि नहीं होती, वो सब मर जाते हैं। इसके बाद उसमें थोड़ा अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4 या अमोनियम फास्फेट NH4 का होल थ्राइस PO3, मतलब कि अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट डाल देते हैं। मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल हमने डाल दिया तो उसमें जीवाणुओं की वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके थोड़ा सा अमोनियम सल्फेट डाला या अमोनियम फास्फेट डाल दिया। ये नाइट्रोजनी यौगिक किण्व के लिए आहार का कार्य करता है। मतलब जो तो किण्वन होता है तुम्हारा
तो तुम्हारा सीरे में किण्वन होगा, उसके लिए तुम्हारे जो नाइट्रोजनी यौगिक हैं दोनों किसका कार्य करेंगे, आहार मतलब कि भोजन का कार्य करेंगे। ये आपको इसमें थ्योरी वाइज लिखना है क्योंकि इसमें थ्योरी ही है आपकी। अब देखते हैं इसकी सेकेंड हेडिंग। तो आपकी सेकेंड हेडिंग होगी एल्कोहलिक किण्वन, मतलब कि जो सीरे का हमने तनुकरण कर लिया उसको हम एल्कोहलिक भी बना चुके हैं, तो अब इसका हम एल्कोहलिक किण्वन करेंगे। तो लिखना है इसमें आपको, इस प्रकार प्राप्त तनु सीरे को किण्वन टैंकों में भरकर उसमें थोड़ा ईस्ट जिसको हम बोलते हैं खमीर डाल देते हैं। मतलब कि हमारे पास जो तनु सीरा मिला उसको हमने क्या किया, टैंकों में भर लिया और उसमें थोड़ा से खमीर डाल देते हैं और मिश्रण को 2-3 दिन के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। तो तुम्हारा मिश्रण मिल गया हमको, उसको क्या करते हैं, टेम्परेचर याद रखना यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। कितने दिनों के लिए, 2 से 3 दिनों के लिए। और तो सीरे में उपस्थित शर्कराओं का किण्वन प्राप्त हो जाता है, ये प्रारंभ हो जाता है। मतलब कि तुम्हारे जो सीरे में शर्कराएं उपस्थित होंगी उनका किण्वन प्रारंभ हो जाएगा। और ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज शर्करा, तुम्हारी इन्वर्टेज शर्करा होगी, वो सुक्रोज शर्करा को पहले ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। ये मेन पॉइंट है तुम्हारा यहाँ पे कि ईस्ट में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज शर्करा को पहले ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है, जिसका समीकरण तुम्हारा ये तुम्हारा होता है सुक्रोज। इसमें जल मिला पहले से, तो इन्वर्टेज तुम्हारा जो एंजाइम है वो क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है, यही यहाँ पे लिखा है। और फिर जाइमेज एंजाइम, तो तुम्हारा एक जाइमेज एंजाइम है वो क्या करता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में अपघटित कर देता है। मतलब कि हमारे पास जो ये आ गया तुम्हारा, अब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज यहाँ पे मिल गए, तो ये एक जाइमेज एंजाइम होता है जो इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में अपघटित कर देता है। आपको ये रिएक्शन भी ध्यान देकर चलना है क्योंकि याद में आपको ये दोनों रिएक्शन भी लिखनी है। तथा क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। देखो जरा, इसमें CO2 गैस निकली तुम्हारी। इस प्रकार प्राप्त एथिल अल्कोहल युक्त विलयन में 10 से 15% एथिल अल्कोहल C2H5 इस्तेमाल का, तो एथिल अल्कोहल होता है जिसे वास कहते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की मेथड। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन में आपको लिखा है कि सुक्रोज शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम किसमें बदलता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। तुम्हारा ये होता है चीनी का सूत्र C12H22O11, मतलब C12H22O11 प्लस H2O जल इन्वर्टेज एंजाइम होगा, तो C6 मतलब C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा और C6H12O6 तुम्हारा फ्रक्टोज बनेगा। दोनों को जो रासायनिक सूत्र होते हैं समान होते हैं, बस यहाँ पे शर्कराओं की जो परसेंटेज होती है वो थोड़ा कम ज्यादा होती है। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा। ठीक कहा गया है कि इसमें कि तुम्हारा जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है उसको जो जाइमेज एंजाइम होता है वो किसमें बदल देता है, एथिल अल्कोहल में अपघटित कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो हमने बताया आपको फॉर्मूला C6H12O6 का जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में हम जब क्रिया कराएंगे तो देखो 2C2H5OH बनेगा, मतलब एथिल अल्कोहल के दोनों बनेंगे और 2CO2 अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 गैस के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो इस प्रकार आपकी जो सीरे से एथिल अल्कोहल बनाने की विधि थी वो कंप्लीट हो जाती है। अब देखते हैं इसकी दूसरी विधि जो कि आपकी है स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सीरे से एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधि समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना। अब देखते हैं दूसरी विधि, स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ये भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण कैसे करेंगे। तो आपको इसमें लिखना है, सबसे पहले स्टार्च का फार्मूला क्या होता है, यानी रासायनिक सूत्र होता है C6H10O5 की होल घात n। ये तुम्हारा क्या होता है, प्राकृतिक बहुलक होता है जो स्टार्च होता है, मतलब प्रकृति में पाया जाता है। तो इसको लिखना है स्टार्च C6H10O5 की होल घात n से एथिल अल्कोहल, मतलब स्टार्च से एथिल अल्कोहल के निर्माण में आलू, चावल, जौ, मक्का आदि स्टार्च युक्त पदार्थ कच्चे पदार्थों को रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कि तुम्हारे हो गए ये पदार्थ, इनको हमको स्टार्च के रूप में कच्चे पदार्थों के रूप में प्रयोग करना, मतलब इनका यूज करना होता है, जिसके द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। मतलब कि ये हमने कच्चे पदार्थ ले लिया, किसके रूप में लिया, हमने इनको स्टार्च के रूप में लिया। अब इन्हीं के द्वारा हमको जो एथिल अल्कोहल बनाना है निम्न पदों में बनाया जाता है। सबसे पहली हेडिंग है मैश बनाना, मतलब कि सबसे पहले हम मैश बनाएंगे।
सेकेंड हेडिंग तुम्हारी होगी माल्ट बनाना और थर्ड हेडिंग होगी तुम्हारा जल अपघटन। तो देखते हैं एक एक हेडिंग करके। तो सबसे पहली बात ही मैश क्या होता है। तो मैश बनाना लिखा है सर्वप्रथम स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे आलू के छोटे छोटे टुकड़े काटकर व कुचलकर उच्च दाब व 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। मतलब कि हमारे पास जो हमने भी यहाँ पदार्थ लिया है आलू चावल जौ, इनको क्या किया, सबसे पहले स्टार्च युक्त पदार्थों जैसे आलू हमने ले लिया, इसके छोटे छोटे टुकड़े काटकर व कुचलकर मतलब कि पीसकर उच्च दाब व 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो उसकी कोशिका भित्तियाँ फट जाती, मतलब कि जो कोशिका भित्तियाँ होंगी आलू में तुम्हारे छोटे टुकड़ों में वो क्या होंगी, फट जाएंगी और स्टार्च युक्त कण बाहर निकलकर जल के साथ एक लेई के समान पदार्थ बना लेते हैं। मतलब कि जो कोशिका भित्ति फट जाएंगी तो तुम्हारे पास जहाँ पे स्टार्च युक्त कण होगा वो बाहर निकल आएगा और जल के साथ मिलकर लेई के समान पदार्थ बना लेते हैं, जिसे हम मैश कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा मैश। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि हमने आलू के टुकड़े कर लिए, उसको उच्च ताप और उच्च दाब पर क्या किया, गर्म किया, तो उसकी कोशिका भित्तियां फट गई, तो उसमें क्या हुआ, एक स्टार्च युक्त पदार्थ बाहर निकला जो जल के साथ मिलकर लेई जैसा पदार्थ बना लेता है और जिसे हम क्या कहते हैं, मैश कहते हैं। बस आपको अपने सिंपल भाषा में याद रखना है। तो अगली हेडिंग है मैश बनाना। तो बात आती मैश बनाने की, माल्ट बनाना। मैश तुम्हारा बन गया यहाँ पे, अब है माल्ट बनाना। अब ये माल्ट क्या होता है, तो लगा माल्ट बनाने के लिए जौ को जल में भिगोकर अंधेरे में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नम वातावरण में अंकुरित होने के लिए रख देते हैं। देखो जब हम मैश बनाते हैं तो आलू का यूज करते हैं, जब माल्ट बना रहे हैं तो हम जौ का यूज कर रहे हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि किसका प्रयोग हम क्या बनाने में करते हैं। तो लिखना है माल्ट बनाने के लिए जौ को, जो जौ तुम्हारा है उसको हमने जल में भिगोकर अंधेरे में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नम वातावरण में अंकुरित होने के लिए रख देते हैं। अंकुरित मतलब कि उसको उगाने के लिए रख देते हैं। इस अंकुरित जौ को ही माल्ट कहते हैं। मतलब कि तुम्हारा जो जौ है तो उसमें थोड़े छोटे तुम्हारे अंकुर आ जाते हैं, मतलब कि छोटा छोटा बिल्कुल जग आता है, उग आता है, उसको हम क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। इस क्रिया द्वारा माल्ट में डायस्टेज एंजाइम उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि जब ये प्रोसेस होती है तुम्हारा जो माल्ट होता है, माल्ट में एक एंजाइम होता है, कौन सा, डायस्टेज एंजाइम, वो उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त माल्ट को जल के साथ मिलाकर पीसकर छान लेते हैं। मतलब कि जो माल्ट हमारे पास मिल गया उसको हमको जल के साथ मिला लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, पीस लेते हैं और छान लेते हैं। मतलब कि छान लेंगे तो उसमें तुम्हारे जो कण होंगे बड़े बड़े वो बाहर हो जाएंगे और छोटा छोटा तुम्हारा विलयन एक साथ हो जाएगा। ये छनित विलयन माल्ट निष्कर्षण कहलाता है। मतलब कि जो छानने के बाद हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, माल्ट निष्कर्षण कहते हैं। तो ये आपका इसका माल्ट बन जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी है, बस आपको इसमें यह याद रखना है कि जौ को भिगोकर अंधेरे कमरे में 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर नम वातावरण अंकुरित होने के लिए रख देते हैं। ये अंकुरित जौ को ही क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है कि एक डायस्टेज एंजाइम होता है वो उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त माल्ट को जल के साथ मिलाकर छान लेते हैं और छनित विलयन मास्क निष्कर्षण कहलाता है। अब देख लेते हैं इसकी अगली हेडिंग, जल अपघटन। तो देखो अब हमको जल अपघटन करना है। मतलब कि मैश और माल्ट हमने बना लिए हैं, तो लिखना है इसमें आपको मैश एवं माल्ट निष्कर्षण को मिलाकर। मतलब कि यहाँ पे तुमको माल्ट निष्कर्षण मिल गया और पहली हेडिंग में तुमको मिला था मैश, तो दोनों को निष्कर्षण को मिलाकर लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 घंटे तक गर्म करते हैं। मतलब कि हमारे पास जो मैश मिला था और हमारा जो माल्ट निष्कर्षण मिला है उनको मिलाकर के लगभग 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 घंटे तक गर्म करते हैं। तो माल्ट में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम, अभी हमने आपको बताया कि माल्ट में क्या होता है, डायस्टेज एंजाइम उत्पन्न हो जाता है। तो यही तुम्हारा जो एंजाइम है, माल्ट में उपस्थित डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। मतलब तुम्हारा जो स्टार्च है उसको किसे बदलता है, माल्टोज शर्करा में बदल देता है, माल्टोज शर्करा। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। C6H10O5 की होल घात n, इसके 2 अणु लेने स्टार्च के, प्लस NH2O, जल के कोई मात्रा निश्चित नहीं है यहाँ पे, इसलिए n लगाया गया। जिनका मतलब कितने भी अणु हम ले सकते हैं। एंजाइम कौन सा रहेगा, डायस्टेज एंजाइम, तो हमारे पास माल्टोज बन जाएगा। माल्टोज का सूत्र होगा तुम्हारा C12H22O11, C12H22O11, ये होता है तुम्हारा माल्टोज। मतलब कि वही चीनी का सूत्र। अब चीनी मिल गई तो इसका फिर वही पुराना करेंगे एल्कोहलिक किण्वन, जैसा हमने सीधे से एथिल अल्कोहल में किया था। तो क्या होगा, इन्वर्टेज तुमको बना देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में और जाइमेज बना देगा उसको फिर एथिल अल्कोहल में।
तो हमारे पास जो माल्टोज विलयन प्राप्त हुआ है उसका हम एल्कोहलिक किण्वन करेंगे, मतलब कि दोनों विधियों में हमको एल्कोहलिक किण्वन करना जरूरी होता है। तो लिखेंगे इसमें हम, इस प्रकार प्राप्त माल्टोज युक्त विलयन को 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक ठंडा करके उसमें ईस्ट मिला देते हैं। देखो उसमें भी हमने यही लिखा था। और किण्वन के लिए 2-3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख देते हैं। ये तुम्हारा वहीं का है पूरा पॉइंट। तो ईस्ट में उपस्थित माल्टेज एंजाइम, वहाँ पे क्या था, डायस्टेज एंजाइम था, यहाँ पे क्या है, माल्टेज एंजाइम है। बस एंजाइम चेंज ध्यान रखना। माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। मतलब जो तुम्हारी माल्टोज शर्करा थी वहाँ पे तुम्हारी कौन शर्करा थी, माल्टोज शर्करा यहाँ पे थी, वहाँ पे सुक्रोज शर्करा थी। तो माल्टेज शर्करा है तो तुम्हारा एंजाइम होगा माल्टेज, जब सुक्रोज होगी तो डायस्टेज होगा, ये ध्यान रखना है। परिवर्तित कर देता है मतलब कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। वहाँ पे तो क्या था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो बन रहे थे, बट यहाँ पे क्या है, केवल ग्लूकोज बनेगा आकर के। अपघटित कर देता है, सॉरी परिवर्तित कर देता है। और जाइमेज एंजाइम, देखो जाइमेज एंजाइम वहाँ भी था और यहाँ भी है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में अपघटित कर देता है, ये रिएक्शन देख लो। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। इस प्रकार प्राप्त एल्कोहल युक्त विलयन में 10 से 15% एथिल अल्कोहल होता है, जिसे वाश कहते हैं। मतलब कि दोनों विधियों से आपको क्या मिलता है, वाश मिलता है, जिसमें 10 से 15% एथिल अल्कोहल होते हैं। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। माल्टोज C12H22O11 की क्रिया हम कराएंगे जल से। माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो हमको ग्लूकोज मिलेगा। फिर ये ग्लूकोज को हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एथिल अल्कोहल मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार आपका स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। अब हमको जो वाश मिलती है तो वाश का आसवन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 10 से 15% ही एथिल अल्कोहल है, हमको 100% एथिल अल्कोहल चाहिए होता है। तो उसका हम क्या करते हैं, वाश का आसवन करते हैं। तो देखते हैं इसमें आपको क्या लिखना है। तो आपको एक चीज यहाँ ध्यान देना है दोस्तों कि आपका अगर क्वेश्चन आता है कि सीए से एथिल अल्कोहल का निर्माण, तो हमने आपको जब पढ़ाया है वहां तक कि एल्कोहलिक किण्वन तक, तो वहां तक लिखना है। उसके बाद में सीधा वाश का आसवन हेडिंग डाल देना है। मतलब कि जो वाश का आसवन है ये दोनों विधियों कॉमन है। मतलब कि सीए से एथिल अल्कोहल और स्टार्च से एथिल अल्कोहल दोनों विधियों में तुम्हारा कॉमन वाला पॉइंट है। ये दोनों में लिखा जाएगा, एक में नहीं लिखा जाएगा। तो देखो इसमें किस प्रकार आपको लिखना है, इस प्रकार वाश में 10 से 15% एथिल अल्कोहल होता है। मतलब हमने आपको पहले बता दिया कि वाश में 10 से 15% एथिल अल्कोहल होता है, जिसे 100% अल्कोहल प्राप्त करने के लिए वाश का आसवन एक विशेष प्रकार के उपकरण द्वारा किया जाता है। मतलब कि जिसमें 10 से 15% एथिल अल्कोहल होता है उससे हमको 100% अल्कोहल प्राप्त करने के लिए इसका जो आसवन है एक विशेष प्रकार के उपकरण द्वारा किया जाता है। और इस विशेष प्रकार के उपकरण को हम काफे स्टील कहते हैं। इस उपकरण में मुख्य 2 स्तंभ परिशोधक एवं विश्लेषक होते हैं। मतलब इसमें 2 मुख्य उपकरण होते हैं, 2 स्तंभ परिशोधक एवं विश्लेषक होते हैं। वाश को सर्वप्रथम पाइप द्वारा परिशोधक में भेजकर गर्म किया जाता है। ध्यान देना दोस्तों यहाँ पे कि क्या किया हमने कि वाश को सर्वप्रथम पाइप द्वारा परिशोधक में भेजकर गर्म किया जाता है और फिर गर्म वाश को विश्लेषक के ऊपरी सिरे से धीरे धीरे गिराया जाता है। मतलब कि हमारे पास जो गर्म वाश मिल गई उसको विश्लेषक के ऊपरी सिरे से धीरे धीरे गिराया जाता है और नीचे से भाप प्रवाहित करते हैं। ऊपर से हम गर्म वाश को प्रवाहित करते हैं और नीचे से भाप प्रवाहित करते हैं। तो यह भाप वाष्प में उपस्थित अल्कोहल की वाष्पों को अपने साथ मिलाकर पुनः परिशोधक में ले जाती है। तो तुम्हारी जो वाष्पें आए थे पुनः परिशोधक में चली जाती हैं, जहां पर भाप द्रवित हो जाती है। मतलब कि वहां पर क्या हुआ, जो भाप है वो द्रव के रूप में चेंज हो जाती है और अल्कोहल की वाष्पें परिशोधक के ऊपरी सिरे से निकलकर संघनित्र में पहुंचकर ठंडी होकर द्रवित होकर ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाती हैं। इतना आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देख दो क्या लिखना है आपको। मतलब कि जो तुम्हारे अल्कोहल की वाष्पें हैं वो संघनित्र में पहुंचकर ठंडी होकर द्रवित होकर ग्राही पात्र में एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार प्राप्त द्रव लगभग 90% एथिल अल्कोहल होता है। मतलब कि अब जो तुम्हारे पास द्रव बना उसमें 90% एथिल अल्कोहल होता है। अभी केवल 90% हमको प्राप्त करना है 100%।
जिसका प्रभाजी आसवन करके लगभग 95.5% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब कि जो हमारे पास 90% एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ था द्रव वाला, उसका हमने क्या किया, प्रभाजी आसवन किया। बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि अब प्रभाजी आसवन करने पर लगभग 95.5% एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है और शेष 4% जल होता है। मतलब कि 95% एथिल अल्कोहल हो गया तो 100% में घटा लेंगे इसको, तो 4.5% जल होता है, जिसमें चूना मिलाकर कई दिन के लिए रख देते हैं। उसने वो क्या किया, उसमें चूना मिला दिया तो कई दिन के लिए रख दिया और फिर 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन करने पर 99.7% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। मतलब कि हमने उसको कई दिनों के लिए रख दिया, फिर उसको हमने क्या किया कि 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड आसवन फिर से किया तो 99.7% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, जिसमें कैल्शियम के टुकड़े डालकर क्या किया इसमें हमने, अब क्योंकि अभी हमको 100% नहीं मिला, 99.7% मिला, तो हमने क्या किया इसमें फिर किया हमने कि कैल्शियम धातु के टुकड़े डालकर पुनः आसवन करने पर 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि ये तुम्हारी पूरी प्रोसेस हो गई 100% एथिल अल्कोहल प्राप्त करने की विधि। तो आपको जो वास का आसवन, इसको एक बार जरूर ध्यान से पढ़ना है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसकी पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहां पर आपको ये जो हमने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया है इसकी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आपको अदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।